नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 8:30 स्पेशल में आज आपको बताएंगे कि काली कमाई को कैसे छिपाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने उन लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं जिनके विदेशी अकाउंट में काला धन होने की जानकारी उससे मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी उनकी जांच कर रही है। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि विदेशी बैंकों में काला धन रखने का तरीका क्या है। अब तक सरकार ने जिन 3 नामों का खुलासा किया है उनमें से एक डाबर ग्रुप से जुड़े प्रदीप बर्मन का भी है। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि आखिर प्रदीप ने काले धन को कैसे ठिकाने लगाया था। देखिए। काला धन है तो उसे छिपाना भी पड़ता है और इसके लिए आपको ऐसा कुछ करना होता है जिससे आपके धन पर आयकर विभाग की निगाह न पहुंच सके, यानी उसे आप सेफ हेवन तक पहुंचा दें। दुनिया के कुछ देश आपको ऐसी सुविधाएं देते हैं कि आपके अकाउंट की जानकारी किसी को भी नहीं देते, और कुछ ऐसा ही किया डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन ने। ये है वो दस्तावेज जिसमें दर्ज है डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन के काले धन का कच्चा चिट्ठा। ये चार्जशीट प्रदीप बर्मन से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है और पहली बार इस बात का सबूत हाथ लगा है कि आखिर स्विट्जरलैंड के बैंक कैसे छिपाते हैं काला धन। स्विट्जरलैंड के कानूनों के मुताबिक वहां के बैंकों को अपने क्लाइंट के खातों को किसी भी हद तक गोपनीय रखने की छूट मिली हुई है। ऐसे में काला धन रखने वालों के लिए यह बेहद सुरक्षित ठिकाना था। ऐसा गोपनीय ठिकाना जो काले धन को होम डिलीवरी करने को भी तैयार रहता है। 72 साल के प्रदीप बर्मन अब दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने काले धन के लिए बैंक अकाउंट खुलवाया था वो दुबई में थे। चार्जशीट के मुताबिक साल 1999 से 2001 के बीच वो दुबई में अब्दुल रहीम अल ख्वाजा के लिए काम करते थे। अल ख्वाजा को वो इन्वेस्टमेंट की सलाह दिया करते थे। देखिए कैसे ख्वाजा ने चंद घंटे में उनका स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा दिया। सर, मेरा बैंक ऑफ दुबई में तो खाता है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा है जो मैं स्विट्जरलैंड बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल सब चलता है। ना तो मेरी जान पहचान है और फिर मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। तुम्हारा खाता मैं खुलवा दूंगा HSBC की ज्यूरिख ब्रांच में। चलेगा? चलेगा सर। एक खाता खुलवाना है आपके यहाँ। क्लाइंट इंडियन है और मोटा पैसा जमा करेगा। शर्त ये है कि कोई जानकारी बाहर ना जाए। Be assured, it's our policy. You need not to worry. Our executive will reach to shortly. प्रदीप, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ, मजे से पैसा जमा करो, टेंशन खत्म। प्रदीप बर्मन ने आयकर विभाग के सामने अपने इस खुलासे में कहा है कि एक शख्स जो ख्वाजा को जानता था HSBC बैंक ज्यूरिख का फार्म लेकर खुद दुबई आया था और उसने दुबई में ये फार्म भर दिया था। पहचान के तौर पर उसने अपना फोटो और इंडियन पासपोर्ट लगा दिया था। तो आप ज्यूरिख के बैंक का खाता ऑपरेट कैसे करते थे? मैंने बैंक से कहा था कि मैं फैक्स से ही ऑपरेट करूंगा। तो तुम बैंक में पैसे कैसे जमा करते थे और कैसे निकालते थे? मैंने बैंक ऑफ दुबई को कह रखा था कि वो मेरा पैसा HSBC ज्यूरिख में ट्रांसफर कर दे और निकालने के लिए मैं ज्यूरिख के बैंक अधिकारियों को फैक्स करता था, जिसके बाद वहाँ से फोन आता था कि क्या आप ये रकम निकालना चाहते हैं, और जब मैं उन्हें हाँ बोल देता था तो वो बताते थे कि आपको ये रकम किस बैंक से निकालनी है। और जो रकम तुम ज्यूरिख खाते में जमा करवाते थे तो तुम्हें कैसे पता चलता था कि पैसा जमा हो गया है? मुझे फोन पर बताते थे कि पैसा जमा हो गया है। कि ये बैंक, फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये होम डिलीवरी कर रहे हैं। आपको जैसे आप हैं, आपको अभी स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी यहाँ पे फोन कीजिए, वो बैंक वाले अपने एक ऑफिसर को आपके घर भेजेंगे। आप सूटकेस भर के पैसा दे दीजिए, अपना काला पैसा। शाम को, आज शाम तक आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपके स्विस बैंक में, और आपको उसकी वो मिल जाएंगी। उसके बाद मान लीजिए पैसा निकलवाना है, आप फिर से बैंक को फोन कीजिए, आप वो वहां से पैसा आपके घर पहुंचा देंगे। आपको पैसा जमा कराना है, जमा कर देंगे। होम डिलीवरी कर रहे हैं ये लोग स्विस बैंकों की हमारे देश के अंदर। दस्तावेजों में दिलचस्प बात यह भी है कि जब आयकर अधिकारियों ने प्रदीप बर्मन से पूछा कि वो स्विस बैंक में किस नंबर पर फोन करता था और किस फोन नंबर पर फैक्स करता था, तो प्रदीप बर्मन ने साफ तौर पर इंकार करते हुए कहा कि उसे याद नहीं है। यानी HSBC प्रदीप बर्मन को होम डिलीवरी जैसी सुविधा दे रहा था। IT डिपार्टमेंट ने प्रदीप से कई और सवाल पूछे थे, लेकिन हर सवाल के जवाब में वो यही कहता रहा कि उसे याद नहीं है या फिर दस्तावेज मौजूद नहीं है।
प्रदीप जी, आप हमें विदेशी खाते का पर्सनल आईडी नंबर, पर्सनल रेफरेंस नंबर और क्लाइंट कोड और पहचान के दस्तावेजों के बारे में बताएंगे? देखिए, ना तो मुझे याद है और ना मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि ये बैंक खाते तो सालों पहले बंद हो गए। आपने ज्यूरिख बैंक खाते की डिटेल क्यों नहीं दी? मैंने ज्यूरिख बैंक को 28 दिसंबर 2011 और 10 फरवरी 2012 को लिख कर स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अगर आपने फैक्स के जरिए खाता बंद करवा दिया था तो उसका नंबर दीजिए। देखिए, मुझे याद नहीं। तो आप इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। भारत सरकार आपके खाते की जानकारी निकलवा देगी। देखिए, मैं सोच के पूछताछ का ये ब्यौरा आयकर विभाग की पूछताछ के बाद तैयार की गई चार्जशीट पर आधारित है। डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन की ओर से सफाई भी आई है। एक बार फिर से साफ कर दें कि जब प्रदीप बर्मन का अकाउंट खुला तब वो एनआरआई थे और पूरे कायदे कानून के मुताबिक उनका खाता खुला था। प्रदीप बर्मन ने कानून के मुताबिक हर जगह टैक्स चुकाया है। चूंकि अब ये मामला कोर्ट में है, लिहाजा हम आगे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। भारत सरकार को जानकारी HSBC ने खुद मुहैया करवाई थी। दरअसल काले धन को विदेशों में जमा करने के बाद भारत के पास ऐसा कोई पुख्ता तरीका नहीं है जिससे वो खातों की जानकारी जुटा सके। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ यही अब तक काले धन के मसले पर हो रहा है। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दावों के बीच हकीकत यही है कि अब तक सरकार के हाथ खाली हैं। हजारों करोड़ के दावों के बीच अब तक सरकार ये बता पाने की हालत में नहीं है कि विदेशों में आखिर कितना काला धन है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या काला धन कभी वापस आ पाएगा या लिफाफे में ही बंद रह जाएगा। गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। चुनाव प्रचार में विदेशों में काला धन बड़ा मुद्दा बना था। पीएम पद की दौड़ में शामिल नरेंद्र मोदी ने इसे खूब भुनाया भी था। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन आज मोदी सरकार को काले धन पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। 100 दिन में वो सारा काला धन वापस लेके आएंगे और कुछ लाखों के हिसाब से भारत की जनता में बांटेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। आपने आश्वासन दिया था 15 लाख रुपए इकट्ठा उनके डिपॉजिट होगा, तो जनता तो बड़े आशा से देख रही है कि वो कब आ रहे पैसे। सरकार की नीतियों और नीयत पर मुझे शक नहीं है, लेकिन देरी होने से देश में काले धन को लेकर के एक आशंका का माहौल बना। चुनाव से पहले जो दावे हुए थे जरा उस पर भी नजर डालिए। 2006 में यूपीए सरकार ने श्वेत पत्र के जरिए बताया था कि विदेशों में 23,373 करोड़ काला धन है। 2010 में यह आंकड़ा घटकर 9,295 करोड़ हो गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि 120 लाख करोड़ काला धन है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन है। काला धन वापस लाने की मुहिम में सबसे आगे रहे रामदेव का तो दावा है कि देश का 400 लाख करोड़ रुपए काले धन का विदेश में जमा है। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास विदेशों में काला धन रखने वालों के बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सरकार ने अब तक जिन 3 लोगों के नाम उजागर किए हैं उनके बैंक खातों की जांच के दौरान मात्र 2 सालों का ही आकलन किया गया है। इसका मतलब यही निकलता है कि सरकार के पास ना तो उसके पहले की जानकारी है और ना ही उसके बाद। अब जरा उस हकीकत पर नजर डालिए जो सरकार कोर्ट में पेश कर रही है। इनकम टैक्स विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी डाबर के प्रदीप बर्मन के ज्यूरिख के HSBC के खाते में करीब $32.5 लाख की जानकारी मिल पाई है, जो आज के हिसाब से 18 करोड़ रुपए होते हैं। सरकार ने जो 627 नाम सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं, इनमें से आधे नामों के खिलाफ जांच भी नहीं चल रही है क्योंकि ये लोग एनआरआई हैं। 182 दिन से कम समय भारत में रहने वाले शख्स को आयकर के लिहाज से एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। इस तरह के शख्स को 2 बार टैक्स देने से बचाने के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। कोई एनआरआई व्यक्ति यहाँ इनकम टैक्स नहीं देना चाहता तो उसे उस देश में जहाँ वो रहता है वहाँ से टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट हासिल करना होता है।
टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट भारत में आयकर विभाग को नहीं देता तो उसे भारत में आयकर की चोरी का आरोपी माना जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। NRI is not exempt from tax in any case। जो इनकम यहाँ जनरेट होती है which is liable to pay tax या थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर हो, subject to whatever exceptions which are there। so उनकी ऑब्लिगेशन वैसी है जैसे रेजिडेंट की है insofar as this issue is concerned। बर्मन के खिलाफ आरोप पत्र में आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि बर्मन ने खुद तो जानकारी नहीं दी, लेकिन ये भी कोशिश की कि विदेशों से कोई जानकारी ना आने पाए। यही बात बाकियों पर भी लागू हो रही है। नियमों के मुताबिक विदेशों में मौजूद बैंक खातों के यदि खाता धारक तैयार हो जाएं, तो उन बैंक खातों की डिटेल लाना बेहद आसान होगा। इसके लिए खाता धारक को मात्र एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और उसकी सारी डिटेल्स भारत सरकार या आयकर विभाग खुद ही मंगा लेगा। लेकिन इस मामले में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि जिन लोगों के नाम भी कालाधन के में सामने आ रहे हैं, उनमें से एक भी शख्स ने आज तक सरकार को आकर ये नहीं बताया कि उनका विदेशों में खाता मौजूद है। अब तक विदेशों से एक पैसा भी वापस नहीं आया है, सिर्फ आंकड़े बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कालाधन का जो मुद्दा चुनावों में बीजेपी ने उठाया था, क्या अब वो उसी के गले की फांस बनने वाला है? 8:30 स्पेशल में इतना ही।